नमस्कार मित्रों। थोड़ा सा लीक से हट के चलते हैं। हम बहुत गंभीर बातें हम करते रहे हैं अब तक, तो अब एक विषय तो ये भी गंभीर है लेकिन हल्का फुल्का है, अपेक्षाकृत जानकारी की दृष्टि से और विशेष रूप से साहित्यिक जानकारी की दृष्टि से ये दिलचस्प है। मित्रों, पिछले दिनों हमने एक क्रम शुरू किया था कि जैसे पंजाब में एक राज कवि की परंपरा थी और कुछ अन्य राज्यों में, हरियाणा में भी शुरुआती दौर में ये राज कवि की परंपरा रही। कुछ एक प्रदेशों में भी पहले थी लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त होती गई। और अब इस परंपरा को थोड़ा सा प्राचीन परिवेश में देखते हैं। राजा महाराजाओं के काल में वो आपने सब कुछ पढ़ा है, उसके बारे में फिर कभी उल्लेख अधिकृत रूप से, घोषित रूप से राज कवि का पद या पोएट लॉरिएट का पद ये ब्रिटेन की एक प्रकार से परंपरा रही है। और उस परंपरा में बहुत दिलचस्प किस्से हैं मित्रों। दिलचस्प किस्सों में ये भी है कि वहाँ पोएट लॉरिएट अर्थात राज कवि जो राष्ट्र का है, उसको एक पद दिया जाता रहा है और उस पद के एवज़ में क्या मिलता रहा है वो दिलचस्प है। और पुरानी बातें छोड़ भी दें तो नई बात तो ये है कि अब निर्धारित भत्ते के अलावा अब इस वक्त ये स्थिति है कि 720 बॉटल्स शहरी वो भी साथ मिलती हैं सरकार की ओर से। मतलब सरकारी स्तर पर ये एक अजीब परंपरा है कि वहाँ एक संभ्रांत देश है और हम लोग इन चीज़ों से बड़ा गालिब तो हमारे कह भी गए कि तुझे हम बली समझते जो ना बादाखार होता। तो बादाखारी गालिब की जो है वो बादाखारी जो है उसकी वली के रास्ते में आड़े आ गई, वरना तो बहुत बड़ी चीज़ था। और दिक्कत ये है कि वहाँ ब्रिटेन में ये एक एसेंशियल एक शर्त है, राज कवि के प्रति सम्मान व्यक्त करने की बाकायदा एक प्रावधान है। और उस प्रावधान में मित्रों ये है कि इसको सैलरी वेतन के नाम पर तो ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। प्रति वर्ष 200 रुपया, 200 पाउंड कोई ख़ास बात नहीं होती हमारे यहाँ के हिसाब से भी देखें, किसी भी हिसाब से देखें। और वहाँ के रहन सहन के हिसाब से विशेष कोई बात नहीं होती, लेकिन उनका रहन सहन वैसे उनको सरकार अच्छी तरह रखती है, अच्छे बंगले देती है, अच्छे साधन भी देती है, वाहन भी, सब कुछ मिलता है। लेकिन वेतन के रूप में केवल इतनी राशि, शेष जितनी भी कमाई करनी होती है वो राइटर, वो जो लेखक या कवि, जिसे आप पोएट लॉरिएट कहते हैं वहाँ का, या राज कवि कहते हैं, तो वो जो है श्रीमान जी को भत्ता तो इतना ही मिलेगा, लेकिन साथ में 720 बॉटल्स शहरी ये जो ज़रूर अलग से मिलेंगी ताकि वो लुत्फ़ ले सके ज़िंदगी का। हमारे यहाँ तो 720 बॉटल्स कैंपा कोला की भी अगर दे दी जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन ये एक सम्मान है, एक प्रतीक है। इन प्रतीकों को आप उसी रूप में लें। और जो साथ में ये शहरी की बोतल्स का मामला है, इसे आप वहाँ की सभ्यता, वहाँ के जो सभ्याचार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो वहाँ के होते हैं, ये उस रूप में लिया जाए कि हमारे यहाँ जो चीज़ें त्याज्य हैं, जो चीज़ें वर्जित हैं, वो उनके यहाँ जीवन का सहज हिस्सा है। ये बात अब मान के चलनी चाहिए। मित्रों, इस परंपरा में सबसे जो दिलचस्प परंपरा में जो एक कड़ी है, वो कड़ी सबसे दिलचस्प रही है जब बेन जॉनसन को सबसे पहले 1616 में जब उसको पोएट लॉरिएट बनाया गया। ये एक परंपरा की बात मैं कर रहा हूँ आपको, वहाँ का इतिहास। ये कैथोलिक था और जब अगले जो सम्राट थे वो प्रोटेस्टेंट आ गए, तो कैथोलिक पोएट लॉरिएट ने, कैथोलिक राजकवि ने प्रोटेस्टेंट्स के तहत शपथ लेने से, उनके प्रति वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया और इसी आधार पर उसे पद मुक्त कर दिया गया। मतलब ये एक थोड़ी सी परंपराएं वहाँ की दिलचस्प रही हैं कि वहाँ जो जहाँ टिका है वहाँ टिका है।
अब वैसे देखा जाए तो बेन जॉनसन की जो उन दिनों की जो 1616 में भी जो उसकी सम्मान उसको मिलते थे, वो सम्मान उसके लिए बहुत काफ़ी थे। और एक उसके ज़िम्मे क्या होता था कि एक बार एक अवसर पर वर्ष में एक बार उसने, जब सम्राट या साम्राज्ञी जो भी सत्ता में है उसके जन्मदिन पर एक कविता ज़रूर देनी है, और एक बार जो वहाँ का जो एक राष्ट्रीय दिवस है उस पर कविता ज़रूर देनी है। बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बाकी उसको सिर्फ सम्मान ही प्राप्त करना है। जब भी कोई राजकीय समारोह होगा तो उसे सम्मानित किया जाएगा। और मित्रों, इसमें ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये लोग ही आते रहे। सरकारी जो प्रशंसक, सरकार की प्रशंसा के गीत गाने वाले लोग ही आते रहे। ऐसे भी था कि जब टेनिसन को भी ये पद दिया गया, तो टेनिसन को जो पद दिया गया तो ये माना गया कि टेनिसन जैसे कवि को ये पद दिया जाना, ये पहली बार स्वीकार किया गया खुले रूप में कि टेनिसन जैसे कवि को ये पद दिया जाना इस पद की गरिमा को बढ़ाता है। कुछ एक ऐसे मतलब हस्ताक्षर साहित्य के क्षेत्र में जिनको स्वीकार किया गया कि ये लोग ऐसे हैं जिनके इस पद पर मनोनीत होने या नियुक्त होने से इस पद की गरिमा बढ़ जाती है। तो ये एक बात स्वीकार की गई, और ये सत्ता तंत्र के द्वारा स्वीकार की गई सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये थी। और पहले मित्रों, ब्रिटेन में जब ये राजकवि की नियुक्ति होती थी तो निर्धारित समय के लिए होती थी, 10 साल। पहले 5 साल परंपरा थी, फिर उसके बाद 10 साल हो गई। और अब ये परंपरा है कि जब तक वो जीवित है, काफ़ी देर से चल रही है, कि जब तक कोई राजकवि, कोई स्टेट पोइट या पोइट लॉरिएट जब तक जीवित है तब तक वो उस पद पे बना रहेगा और अपनी क्रिएशंस, अपनी सृजनशीलता, अपनी कविताएं, अपना साहित्य वो प्रजा को समर्पित करता रहेगा, लोगों को समर्पित करता रहेगा। यद्यपि उसे सबसे पहली जो प्रति है वो मोनार्क अर्थात शाही दरबार में ही जाके देनी होती है, और लेकिन उसके बाद उसका प्रकाशन भी होता है, उसका वितरण भी होता है। उससे जो आय होती है उस आय का मुख्य भाग वहाँ के पोएट लॉरिएट को ही मिलता है। तो ये बहुत विचित्र सी परंपराएं हैं मित्रों, ये जो चलती रही हैं, और ये चली सिर्फ ऐसे देशों में जहाँ या तो सामंती दृष्टिकोण था या राजशाही थी। लेकिन किसी लोकतांत्रिक देश में ये परंपराएं कभी पनप नहीं पाईं। यद्यपि इस बात के प्रयास हमारे देश में, हमारे भारत में इस बात के प्रयास किए गए, लेकिन उन प्रयासों का स्वरूप अलग था। अब दिनकर जी को हम राष्ट्रकवि कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त के लिए भी राष्ट्रकवि का ये उल्लेख होता है, और अपने माखनलाल चतुर्वेदी के लिए भी हम लोग करते रहे हैं। लेकिन यह है कि हमने इतना ज़रूर किया कि जो साहित्यकार, जो मनीषी या जो कवि जिनको हम सम्मानित करना चाहते हैं उसी ओहदे के अनुरूप उन्हें हम इससे भी बड़ा सम्मान देते हैं। वो है कि राज्यसभा की मानद सदस्यता। राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे अनुभव सामने आए मित्रों। इस परंपरा के अच्छे अनुभवों में ये भी थी कि मैथिली शरण गुप्त हर वर्ष केंद्र सरकार के बजट पर बोला करते थे, और बजट पर उनका वक्तव्य कविता में ही होता था। वो एक भी पंक्ति कविता की जो निर्धारित जो मानदंड हैं, जो मात्रिक छंद हैं, उनके बाहर जाकर नहीं बोलते थे। वो उन्हीं मात्रिक छंदों में अपनी कविता, अपनी प्रतिक्रिया बजट के प्रति, आर्थिक मसलों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया काव्य की भाषा में देते थे। और यही स्थिति दिनकर जी के साथ भी थी। दिनकर जब बोलते थे तो उस वक्त कुछ नेहरू और कुछ अन्य सांसद, विशेष रूप से डॉक्टर लोहिया भी, ये सब लोग कहते थे कि जब दिनकर बोलते हैं तो उस वक्त सारा सदन स्तब्ध होकर सुनता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिनकर जब 12 साल राज्यसभा में रहे, सबसे लंबा पीरियड उन्हीं का माना जाता है, और सबसे लंबी अवधि तक वो रहे। 12 साल जो व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य रहा हो, विशुद्ध रूप से साहित्यिक आधार पर, विशुद्ध रूप से सृजन के आधार पर, लेखन के आधार पर, और उसके वक्तव्य के बीच कभी भी टोका टोकी ना हुई हो, ये सम्मान इन लोगों को प्राप्त था। और कहने को तो मित्रों, इस वर्ग से हमारे जो अन्य सांसद आए वो भी कोई कम ऐसा नहीं था कि सृजन की दुनिया में उनकी हैसियत कम थी। अगर अमृता प्रीतम
अगर वो भी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुई तो उसने भी अपने काल में जितनी भी वक्तव्य दिए वो वक्तव्य पूरी तरह से साहित्यिक भाषा में ओतप्रोत थे। और जितने भी इस तरह से हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा ये रही कि हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मर्यादाओं की स्थापना जो है वो इस तरह से होती है कि किसी भी राष्ट्र कवि ने या किसी भी मनोनीत सदस्य ने कभी किसी सरकार या उस सरकार के मुखिया का वो एक जिसे कहते हैं कि कोई प्रशंसा पत्र लिखा हो या पढ़ा हो, ऐसी बासी नौबत कभी भी नहीं आई। सब ने सृजन की धारा को प्रशंसा के गीतों से अलग रखा। ये एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा हमारे यहाँ रही है कि मनोनयन सरकार द्वारा साहित्य, कला और संस्कृति के खाते से, लेकिन उसके बाद मनोनयन के बाद ये कभी अपेक्षा नहीं की गई कि ये सरकार की तारीफ़ करेंगे। और मित्रों, यही हमारी एक श्रेष्ठता है जो हमें बाकी सामंती राष्ट्रों से कहीं ऊपर ले जाती है। धन्यवाद।